हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बेटा हम लोग आज बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12 फिजिक्स का। एक टॉपिक है बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस के बाद आता है जिसकी हम चर्चा करी थी लास्ट एपिसोड में। नाम है बेटा इसका म्यूचुअल इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में जो हमने कल बेटा एक एग्जांपल लिया था कि अगर आप दो दोस्त हैं और एक दोस्त पढ़ रहा है और दूसरा नहीं पढ़ रहा है, तो उसको देख के उसके अंदर एक तीव्रता, एक विषमता क्रिएट होगी उसके बॉडी में, उसके दिमाग में एक प्रॉब्लम सा, उलझन सा क्रिएट हो जाएगा कि मेरा दोस्त पढ़ रहा है और मैं घूम रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो बेटा विषमता क्रिएट हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है उसके दिमाग में, इसी परिवर्तन को हम इंडक्शन के तौर पे देख सकते हैं। और ये परिवर्तन कैसे हुआ बेटा? तो ये दूसरे को देख, दूसरे की वजह से हुआ है। तो जो भी इंडक्शन दूसरे की वजह से होता है उसको कहते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन। और जो इंडक्शन खुद की वजह से होता है उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन की चर्चा हमने कल करी थी बेटा, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की। तो आइए देखते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। तो जब हम देखते हैं यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन, तो म्यूचुअल इंडक्शन कहता ही क्या है कि दूसरे के वजह से, यानी कि दूसरे कॉइल के वजह से, दूसरे जगह पे कुछ होने से कहीं और कुछ ना कुछ उसके चीज़ों में परिवर्तन होता है, तो उसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे यहाँ पे दो कॉइल आप सामने यहाँ पे देख सकते हो, दो कॉइल बेटा। तो इसमें एक कॉइल में तो सब पूरा सर्किट कनेक्ट है, ठीक है, एक कॉइल में सर्किट पूरा कनेक्ट है और इसके अंदर से करंट क्या है, मोशन हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ईएमएफ चेंज हो रहा है उसके अंदर। तो ऐसे होने से इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा किस कॉइल में? इस कॉइल में, ठीक है। देखो बेटा, दोनों में कोई टचिंग नहीं है, दोनों आपस में एकदम टच नहीं है किसी तरीके से, लेकिन फिर भी ये गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होगा। और ये डिफ्लेक्शन ये बताता है कि इसी कहते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन। यानी एक कॉइल में एक कॉइल में कुछ ना कुछ होने की वजह से दूसरे कॉइल में उसका इफेक्ट दिखे, यानी एक कॉइल में चेंज इन फ्लक्स होने की वजह से दूसरे कॉइल में उसका इफेक्ट दिखे, यानी इंड्यूस ईएमएफ दिखे, तो उसे ही कहते हैं हम लोग बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये था म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसके बाद बात करें बेटा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो जैसा कि हमने देखा था कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी था, जिसमें हम लोग फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वहां पे भी करते थे, क्योंकि जो आई है इसी पे डिपेंड करता है फ्लक्स बेटा। आई की इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे, फ्लक्स में परिवर्तन बहुत तेजी से होगा, आई की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, फ्लक्स का परिवर्तन भी बहुत स्लो होगा। तो जैसे जैसे आप आई बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इंड्यूस ईएमएफ भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, इसका मतलब तो इस वाले केस में क्या था, फाई इज इक्वल टू एम आई। और कल वाले लास्ट एपिसोड में अगर हम लोग गौर करें तो वहां पे था फाई इज इक्वल टू एल आई। वहां पे एल क्या था? एल था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, वो सेल्फ इंडक्शन के बारे में बताता है एल। और एम क्या बताता है? एम बताता है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन से क्या दिखाते हैं हम लोग? एम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हो गया बेटा फाई इज इक्वल टू एम आई। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव डी टी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, माइनस डी फाइव डी टी, तो यहाँ पे होता है माइनस एम डी आई बाई डी टी। तो जो ई एम एफ इंड्यूस होगा ना बेटा इस सर्किट में, वो कितना होगा? वो होगा माइनस एम डी आई बाई डी टी। जहाँ पे माइनस का मतलब क्या करता है बेटा? ये अपने कॉज को क्या करेगा? अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। क्योंकि लेंज ने यही बोला था बेटा कि वो अपने कॉज को क्या करेगा? अपोज करेगा, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट की प्रोडक्शन होगी। तो इंड्यूस करंट का कॉन्सेप्ट बेटा यहां से आता है, जहां पे नेगेटिव साइन बताता है कि हम वो अपने कॉज को क्या करेगा? अपोज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसका भी असाइनमेंट बेटा हेनरी ही है, और उसका भी असाइनमेंट क्या था? सेल्फ इंडक्शन का, उसका भी असाइनमेंट हेनरी ही था। तो दोनों को हेनरी ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो डिवाइस है जो ऐसा कर पाता है उसको कहते हैं बेटा इंडक्टर। क्या कहते हैं इसको? इंडक्टर। मैंने कल भी चर्चा करी थी कि जैसे कि रजिस्टर करता है रेजिस्टेंस, कैपेसिटर करता है कैपेसिटेंस, वैसे इंडक्टर करता है इंडक्टेंस। तो ये प्रॉपर्टीज के हिसाब से फिनोमिनल चेंजिंग होती है, इसलिए इस तरह की डिवाइसेस का प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर करते हैं, जहां पे हमको जिस तरह की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेटा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। यानी कि अब जैसे कि हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड देखा था, तो आज हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड देखेंगे बेटा, ठीक है। तो अब म्यूचुअल कहने का मतलब कि उस दिन कल के वाले में बेटा बस एक कॉइलिंग थी, बस एक सेल्फ से वो करता था, लेकिन यहाँ पे डबल है। आप देख सकते हो, एक ब्लैक वाला मार्कर से बेटा एक ब्लू वाले से है, यानी डबल कॉइल है इसके अंदर। तो एक वाले को लिया प्राइमरी कॉइल और एक वाले को लिया गया बेटा सेकेंडरी कॉइल। तो मान चलो कि ये सेकेंडरी है, तो हमने इसको ले लिया बेटा प्राइमरी। क्या ले लिया इसको?
प्राइमरी कॉइल ले लिया। तो प्राइमरी कॉइल की बात करते हैं तो जो देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट N2L2, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड कैसे निकालेंगे, म्यू नॉट NI होता है फॉर्मूला, हमने इस फॉर्मूले का प्रयोग किया और इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। अब NI में एक चीज गौर करो बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना B2 है, यानी कि 2 के द्वारा, यानी सेकेंड कॉइल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली गई वो कितने, म्यू नॉट N2L2, यानी लेंथ L2 है और नंबर ऑफ क्या है बेटा, N2 है। तो म्यू नॉट N2L2, ये वाला जो बेटा कॉन्सेप्ट है इसमें एक चीज बेटा, ये I2 है, ठीक है, म्यू नॉट NI होता है ये, तो ये I है, ठीक है, ये है I, L नहीं है। तो ये होता है बेटा, जब सेल्फ कहते हैं सोलेनॉइड की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट NI, और ये कॉन्सेप्ट आया है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से हो रहा है, तो ये सेकेंडरी कॉइल की वजह से हो रहा है। देखियो B2 का प्रयोग किया हमने, तो B2 क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, सेकेंडरी कॉइल रिप्रेजेंट करता है। तो सेकेंडरी कॉइल द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी B म्यू नॉट N2I2 है, ठीक है। तो अब देखो बेटा टोटल फ्लक्स कितना होगा, भाई ये तो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल दी, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स निकालना होगा तो फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू, हमारे पास है बेटा क्या फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू, तो फाई इज इक्वल टू बेटा म्यू नॉट N2I2 AN, ठीक है। तो फ्लक्स चेंजिंग क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट N2I2 AN हो जाएगा, ठीक है। अब म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट देख सकते हो, म्यू नॉट NI आई हो जाएगा बेटा AN, क्लियर हो गया बेटा केस यहाँ पे, म्यू नॉट NI A1। और ये था बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी हमने लाया बेटा यहाँ पे फाई इज इक्वल टू MI, तो इसको आप रिप्रेजेंट करो ना, तो यहाँ पे बेटा M इज इक्वल टू फाई बाई I, ये तरह का फॉर्म आ गया। और अभी हमने बेटा टोटल फ्लक्स लाया। अब टोटल फ्लक्स भी आप लोग यही सोचोगे बेटा कि सर ने कैसे इसके बाद ये टोटल फ्लक्स कैसे ला दिए, तो मेरे दिमाग से परे है, मेरे बेटा बता देता हूँ। यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है बेटा BA, क्लियर बेटा BA। और B आप देखो ऊपर दिया हुआ है बेटा, गौर करो B क्या दिया हुआ है, ऊपर हमारे दिया हुआ है, और एरिया क्या है बेटा, एरिया है हमारा AN, गौर करना AN। अब मैं इसको रिप्रेजेंट बताता हूँ कि आखिर ये चीज क्या है। तो सबसे पहले B की जगह पे हमने ये रख दिया म्यू नॉट N2I2, देखो म्यू नॉट N2I2, ठीक। और A की जगह पे हमने AN1 लिख दिया, क्यों भाई, A तो एरिया है उसका जो कवर हुआ है, N1 है नंबर ऑफ टर्न बेटा, ठीक है। तो जैसे कोई कॉइलिंग है, अगर गौर करो तो जैसे बेटा यही है, अब इसके ऊपर हमने ऐसे नंबर ऑफ टर्न को क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया होगा ऐसे करके, तो ये जो नंबर ऑफ टर्न है बेटा ना, यही दिखाता है आपका N, ठीक है, यही नंबर ऑफ टर्न, कितने नंबर ऑफ टर्न है, तो वो टर्न को हम लोग यहाँ पे दिखाया गया N1। अब N1 क्यों है भाई, क्योंकि कॉइल फर्स्ट का जो टर्न है बेटा उस पर डिपेंड करता है कॉइल 2 का इंड्यूसर में, मैंने ये नहीं कहा ना, म्यूचुअल में क्या है, एक की वजह से दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो इसमें हो जाता है बेटा म्यू नॉट N2I2 AN1, यानी ये फ्लक्स वन यानी कि ये जो बेटा आपका फ्लक्स 1 के द्वारा जो निकाला गया है फ्लक्स, वो है हमारा म्यू नॉट N2I2 AN1, ठीक है। यानी पहले कॉइल का फ्लक्स निकाला गया बेटा, प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स निकाला गया ये, ठीक, ये है प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स, फाई 1 प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स और फाई 2 सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स, ये बात एकदम दिमाग में पिन कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स फाई 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2I2 AN1, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, गौर करना बेटा, कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि पहले कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंड कॉइल के रिस्पेक्ट में, मतलब इस वाले कॉइल के रिस्पेक्ट में पहले का होता है M12, यानी 1 to 2, 1 रिस्पेक्ट टू 2, तो M12 इक्वल टू फाई 1 बाई I2, यानी फाई 1 यानी फ्लक्स विच इज ओरिजिनेटेड इन कॉइल 1, कॉइल 1 में कितना फ्लक्स है अपॉन उसके वजह से बेटा सेकेंडरी में, यानी कि सेकेंडरी में कितना करंट दौड़ रहा है, वो हो गया I2। तो जब हमने क्या करा बेटा इसका, तो ये हो गया म्यू नॉट N2 AN1 और इज इक्वल टू बेटा I2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2A, क्योंकि यहाँ पे बेटा I2 है, I2 से I2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो म्यू नॉट N1 N2A बाई L, ये वाला फॉर्मूला निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा पॉइंट नंबर 1, यानी कि हमारा प्राइमरी कॉइल के वजह से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो इतना है, गौर करना बेटा, प्राइमरी कॉइल के वजह से
प्राइमरी कॉइल की वजह से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना बेटा, म्यू नॉट N1 N2 A। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम मैग्नेटिक फील्ड B1, यानी B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1, यानी कि अब जो बेटा प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सेकेंडरी कॉइल की थी, ये प्राइमरी कॉइल है, B1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1। उसी तरह टोटल फ्लक्स निकालेंगे φ2, अब यानी कि सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स निकालेंगे तो म्यू नॉट N1 I1 AN2, सेम ऊपर वाले की तरह बेटा, ठीक है। वहां पे N1 था, यहाँ पे N2 हो जाएगा। उसके बाद म्यू नॉट N1 N2 A I1 अपॉन L, उसके बाद ये हो जाएगा बेटा। और जब हम इसमें पुट करेंगे यानी कि कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, जैसे यहाँ पे कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 ना, वैसे ही कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो M21 इज इक्वल टू φ2 बाई I1, I1 से I1 कट जाएगा तो म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। तो ये वाला बेटा फॉर्मूला आ गया आपका सेकेंड वाली कॉइल से फर्स्ट की वजह से, मतलब कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 और ऊपर वाला कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अब एक बार गौर करो बेटा, दोनों केस में चाहे M12 चाहे M21, दोनों केस में बेटा जो इक्वेशन है वो क्या आ गया, सेम आ गया। तो देखो M12 की वैल्यू M21 के बराबर है और उसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं M म्यूचुअल इंडक्टेंस, और वहां पे M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 बाई L यहाँ पे निकल के आता है बेटा। और यही है रिक्वायर्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस रिलेशन। क्लियर हो बेटा। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस रिलेशन, जो हमें बताता है कि अगर डबल कॉइल है तो प्राइमरी के द्वारा सेकेंडरी पे असर और सेकेंडरी के द्वारा प्राइमरी पे असर, दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, सेम होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसे कहते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। इसी तरह बेटा अगर मान चलो दो दोस्त हैं, एक दोस्त को देख के दूसरा पढ़ रहा है, दूसरे को देख के पहला पढ़ रहा है, यही बेटा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसका मतलब दोनों बराबर पढ़ रहे हैं भाई, उसको देख के मैं पढ़ रहा हूँ, अब मेरे को देख के वो पढ़ रहा है, तो दोनों क्या पढ़ रहे हैं, बराबर पढ़ रहे हैं। ये दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है वो क्या है बेटा, बराबर है। इस वजह से यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी, चाहे प्राइमरी की बात करो चाहे सेकेंडरी की बात करो। ओके, तो ये था बेटा हमारा फॉर्मूला। अब इसी को कहते हैं बेटा रेसिप्रोसिटी थ्योरम। क्या कहते हैं इसको, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। क्यों, क्योंकि वो मेरे को देख के पढ़ रहा है, मैं उसको देख के पढ़ रहा हूं, तो दोनों लोग एक दूसरे की वैल्यू क्या है, इक्वल हो गई। तो चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे वैसे कान पकड़ो, दोनों की वैल्यू क्या होगी बेटा, सेम होगी। इसलिए तो बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम, यानी इसकी रेसिप्रोकल क्या है, इक्वल है भाई। उसका उल्टा मेरा और मेरा उल्टा उसका, दोनों को बराबर है। क्लियर, चलिए उसके बाद बेटा रेसिप्रोसिटी थ्योरम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहले पे नंबर ऑफ टर्न, भाई एकदम डिपेंड करेगा, कितने नंबर ऑफ टर्न उसके ऊपर लपेटे गए हैं वायर के द्वारा, इस पर डिपेंडेंसी तो होगी ही होगी, ठीक है। पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि N1 N2 बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा एरिया, एरिया में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा, ठीक है। एरिया बढ़ाएंगे आप क्रॉस सेक्शन का तो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तीसरा बेटा रिलेटिव सेपरेशन। रिलेटिव सेपरेशन करने का मतलब कि दो कॉइल के बीच में स्पेस, मतलब एक कॉइल का टर्न हमने यहाँ बांधा और दूसरे कॉइल को यहाँ बांधा, दोनों के बीच में अगर स्पेस है तो वो वाले को कहते हैं बेटा रिलेटिव सेपरेशन। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जितना ज़्यादा आप दूर करोगे उतना कम म्यूचुअल इंडक्टेंस, जितना नज़दीक करोगे उतना ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी दो कॉइल हैं, दोनों कॉइल को आप जितना नज़दीक से नज़दीक अगर टर्न कर सकते हो तो वो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस हाई होगा, जितना वो दूर होते जाएंगे उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है बेटा, लो होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा रिलेटिव ओरिएंटेशन। रिलेटिव ओरिएंटेशन करने का मतलब, मान चलो बेटा ये है प्राइमरी कॉइल और ये है सेकेंडरी कॉइल, अगर दोनों इस तरीके से अरेंज हैं आपस में क्लोज क्लोज, तो इनका ओरिएंटेशन बिल्कुल सही है और इस केस में बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस वैल्यू क्या होगी, बहुत ही हाई होगी। लेकिन अभी मैं ऐसे कर दूं इस तरीके से, तो एक कॉइल ऐसे एक कॉइल ऐसे, क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, होगा लेकिन बहुत ही कम होगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि भाई इसके ओरिएंटेशन में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्लियर, तो ये था बेटा आपका रिलेटिव ओरिएंटेशन का केस। उसके बाद आखिरी बेटा परमिटिविटी। परमिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह प्रयोग होता है भाई, कौन से नेचर ऑफ मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं और कौन सा मीडियम की बात कर रहे हैं हम लोग, इस पे डिपेंडेंसी होती ही होती है हर एक केस में, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो चाहे मैग्नेटिक इफेक्ट हो चाहे मैग्नेटिज्म हो, हर एक केस में बेटा इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए परमिटिविटी डिपेंड करती है। तो ये थे बेटा कुछ फैक्टर्स जिसके ऊपर हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। तो इस बात को गौर रखेंगे बेटा, क्या पता पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, नेम 3 फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स। अब 3 फैक्टर्स है तो इन पांचों में से किन्हीं भी 3 को लिख देंगे आप,
आपका क्लियर हो जाएगा आंसर। और ये चीज़ बेटा दिमाग में रखें, क्योंकि मैक्सिमम जगह यही सारी चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। क्योंकि मैग्नेटिज्म केस में गौर करना बेटा, तो बहुत कॉमनली ये वाला पार्ट हमेशा रिपीट होता है। किसी भी केस में किसी भी केस में नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है मैग्नेटिक फील्ड के केस में मैक्सिमम, ठीक है बेटा। और एरिया में बस ये अंतर होता है बेटा कि कभी कभी एरिया बढ़ाने पे घटता है, कभी कभी घटाने पे बढ़ता है, तो ये रिलेशन होता है। और इरेडियल सेपरेशन तो कॉमन है बेटा, जो सबसे नज़दीक रहेगा उसकी स्ट्रांग फोर्स बनेगी, दूर दूर हो जाएगा तो फोर्स काफ़ी वीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग इसका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, यानी कि यहाँ पे दो कॉइल हैं और दोनों कॉइल आपस में क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। तो इन्हीं अटैचमेंट के प्रोसीजर्स को, इन्हीं अटैचमेंट के तरीके को ही कहते हैं बेटा हम लोग कपलिंग। क्या कहते हैं इसको, कपलिंग। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है कि जब दो कॉइल आपस में लिंक होंगे तो इनका जो बेटा क्या कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस और इनके जो कॉइल का लेंथ है उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है। वो रिलेशनशिप को कहते हैं लोग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। और वो कपलिंग की जो वैल्यू होती है बेटा वो डिसाइड करती है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हाई होगा कि लो होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे K = m/√L1L2 है। ये है बेटा आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का रिलेशन, जहाँ पे K है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग और M म्यूचुअल इंडक्टेंस और L1L2 लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ कॉइल कह सकते हैं, सोलेनॉइड कह सकते हैं, ठीक है। अब इनकी वैल्यू जब इनको आप रख के वैल्यू सॉल्व करोगे बेटा तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। 0 से 1 के बीच में या इसके इक्वल ही आएगी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ बढ़ा देते हैं बेटा, ये ऐसे, या तो इससे अधिक नहीं निकले बेटा, या तो 0 से कम नहीं जा सकता और 1 से अधिक नहीं जा सकता। एक और चीज़ 1 होगा तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैक्सिमम होगी, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत हाई होगा। और अगर 0 होगा तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग लो होगी और म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 होगा, ठीक है बेटा। और इनके बीच में कहीं लाई करेगा तो आप समझ सकते हैं इधर 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 ये वेरिएशन करता रहता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा बेटा फिक्स होती है, ठीक है। तो ये था बेटा हमारे सामने म्यूचुअल इंडक्शन का पूरा लेखा जोखा। आप देख सकते हो बेटा यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हमने स्टार्ट करा, उसके बाद हमने ये डेरिवेशन करा, उसके बाद फैक्टर डिपेंडिंग देखी, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग देखी, और ऐसे करके बेटा ये हमारा समाप्त हो जाता है म्यूचुअल इंडक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बेटा इसके आखिरी अध्याय में चलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सबसे आखिरी जो टॉपिक है बेटा, ठीक है, सबसे आखिरी जो टॉपिक है वो है बेटा ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंसेस। यानी कई सारे जब इंडक्टेंस को आपस में अटैच करते हैं अलग अलग तरीके से तो क्या उसके इंडक्टेंस की वैल्यू पे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, उसको हम लोग देखेंगे बेटा नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड मतलब बेटा टुमारो। चलते हैं, जय हिंद।